हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं यशवी पांडे। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट 2 लेक्चर हमने जो आपके लिए शेयर किया वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। पहला तो मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था और सेकेंड लेक्चर जो था वो था इस बात के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है, इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या है। आज जिस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। इससे पहले कि हम सीधा टॉपिक को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ पेन और पेपर रखें ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसे मेरे साथ नोट करते चले। लेक्चर के साथ ही में अगर आप नोट कर लेंगे तो लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा कि आपका नोट्स स्पॉन्टेनियसली प्रिपेयर हो गया और आपको अलग से नोट्स नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नोट करते हुए चलते हैं तो बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम आप समझते हुए चलते हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप उसे इसी टाइम नोट करते हुए चलें। तो आइए लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हमें डील करना है। तो सवाल यह उठता है कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई सीधे तौर पर जानने से बेहतर है कि हम पहले यह समझ लें कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किन परिस्थितियों में हुआ और उसकी थोड़ी सी हिस्टोरिक जर्नी भी हम कवर कर लें। तो देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद, यानी कि आपको पता ही है कि पहला जो विश्व युद्ध है 1914 से 1919 के बीच में हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा जो है परिवर्तन हुआ। क्राइसिस के बाद हर अर्थव्यवस्था है जो वो परिवर्तन की मांग करती है, परिवर्तन उसके लिए अवश्यंभावी हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद चूंकि ब्रिटेन जो है वो पूरी दुनिया पे लगभग कॉलोनियल अपनी पावर जो है वो कैप्चर कर चुका था, तो उसके बाद उसे ये लगा कि मॉनेटरी सिस्टम को, चूंकि कॉलोनियल जो पावर होती है ना, उस इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने अंडर में लेना बहुत जरूरी होता है। तो उस इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए जो जो भी इंस्टीट्यूशन जरूरी होंगे वो रिफॉर्म करना, उसे आगे बढ़ाना, इस्टेब्लिश करना वो जरूरी हो जाता है। तो उसी के मद्देनजर इंडिया में भी ये महसूस किया गया कि अब एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो कम से कम मॉनेटरी स्टेबिलिटी को अश्योर करे और साथ में जो है वो जो नोटों की यूनिफॉर्मिटी है या नोटों की एक्सक्लूसिवनेस है उसे इंश्योर करे। अभी हम लोग इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे जब आरबीआई के फंक्शंस के साथ डील करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको अभी इतना ही समझना है यहाँ पे कि ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से आरबीआई को स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि किस टाइम स्टैब्लिशमेंट हुआ, क्या परिस्थितियां थी। तो आपको पता होगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 3 बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं, जिसमें से 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं। 1919 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और गति पकड़ता है। तो होता क्या है कि कई सारी चीजों को इस्टेब्लिश करने का कमिटमेंट जो है वो ब्रिटिश पावर देती है और इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसे ब्रिटिश संसद पारित करती है और उसमें कई सारे फेडरल जो इंस्टीट्यूशन है उनको इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। और वहीं ये प्रोविजन होता है कि भारत में एक केंद्रीय बैंक भी स्थापित होगा जिसको हम आगे चल करके आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर फैक्चुअल देखा जाए तो आरबीआई की स्थापना किस एक्ट में की गई है, तो वो है एक्ट 1935। अब यहीं पर एक सवाल और क्लियर हो जाना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई और आरबीआई की स्थापना के लिए किस एक्ट में प्रोविजन है, ये 2 बातें अलग अलग है। किस एक्ट में प्रोविजन है आरबीआई को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड, तो वो एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन आरबीआई किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया, तो वो है आरबीआई एक्ट 1934। अब यहां पे ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए आपका जो आरबीआई है वो एस्टेब्लिश होता है और ये काम करना शुरू कर देता है। तो अब शुरुआत में चूंकि हमारी जो कैपिटल थी नेशनल लेवल पर भी और फिनेंशियल लेवल पर भी वो कैलकाटा हुआ करती थी, तो आरबीआई का जो मुख्यालय शुरुआती रहा वो कैलकाटा रहा। लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया गया और फिर वो मुख्यालय जो है वो बन गया बॉम्बे, और जो कि आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से 1937 वो साल है जब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसे शिफ्ट किया गया फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे। अब आते हैं थोड़ा सा इसके और आगे की जर्नी को देख लेते हैं। तो आगे की जर्नी ये है कि जब
देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आरबीआई को फिर गवर्नमेंट ने कंप्लीटली ओन किया और इस ओनिंग प्रोसेस को हम नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीयकरण के नाम से जानते हैं। तो क्या इससे पहले आरबीआई राष्ट्रीय संस्था नहीं थी? बिल्कुल, आरबीआई राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, उसमें प्राइवेट एंटिटीज थी, प्राइवेट शेयर्स थे। और जब 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई 1 जनवरी 1949 को भारत का अधिकृत बैंक हो गया और पूरी तरीके से सरकारी स्वामित्व का बैंक हो गया। यानी सीधे लहजे में कहें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अब ये देश का बैंक हो गया। तो ये तो रही थोड़ी हिस्टोरिक जर्नी। अब इसी में थोड़े कंपोजिशंस के भी एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। कंपोजिशन का एस्पेक्ट कुछ ये है कि जो आरबीआई है, आपको पता है कि उसमें गवर्नर होते हैं, फिर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर अलग अलग जो लोकल बोर्ड्स होते हैं वहां के मेंबर होते हैं, फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी कुछ मेंबर होते हैं। तो इनसे मिल करके ये 20+1 यानी 21 सदस्यीय एक बोर्ड तैयार होता है और यही पूरा आरबीआई का फंक्शन जो है वो टॉप लेवल पे मैनेज करता है। अब अगर हम लोग थोड़ा आरबीआई की और जर्नी को आगे देखें तो ओवर द ईयर आरबीआई जो है वो इवॉल्व हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में इसका मोटा मोटा जो फंक्शन 1950 से लेकर के 1960 के डेकेड में रहा वो यही रहा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे इस्टेब्लिश किया, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। फिर 1970s के डेकेड में जब आप जाओगे तो फिर इन्होंने पॉलिसी चेंजेस काफी किए और यहां पर आपको दिखाई देगा कि थोड़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, थोड़े और भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको इफिशिएंटली डील करने की आरबीआई कोशिश करता है। फिर जब 80s के डेकेड में आप आते हो तो फिर धीरे धीरे थोड़ा प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए थोड़ी लिबरल पॉलिसीज जो हैं वो बननी शुरू होती हैं और वहां पर आरबीआई जो होता है वो गवर्नमेंट की उस लिबरल पॉलिसी को लागू करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और बेटर करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फेज आता है वो है 1991 का, जब आप जानते हो इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। तो इस टाइम में आरबीआई की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था इसमें बहुत बड़ा रोल था मॉनेटरी रिफॉर्म का। अगर हम मॉनेटरी रिफॉर्म, मॉनेटरी असेसमेंट बेहतर ना प्रमोट कर पाते तो शायद हम जो एलपीजी का एडवांटेज है वो उतना बेहतर नहीं उठा पाते। तो बहरहाल आरबीआई ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है जैसा मैंने बताया और वो आज अपने परफेक्ट फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं और ज्यादा आरबीआई की हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको मैं बेसिकली सीधा लाना चाह रहा हूं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। तो देखिए आरबीआई का फंक्शन जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहते हैं प्राइमरी फंक्शन और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेन अगर रखे हुए हैं, पेपर आपके पास है, तो पहले प्राइमरी फंक्शन के पॉइंट्स मैं एक साथ बोल दे रहा हूं, उन्हें नोट कर लीजिए। इसी तरीके से सेकेंडरी फंक्शन के पॉइंट भी एक साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको हेडिंग आपके सामने आ जाए और फिर आगे चल करके आप इसका डिटेल आराम से समझ लेंगे। तो जैसे प्राइमरी फंक्शन, अब प्राइमरी फंक्शन होता क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन वो एक्सक्लूसिव फंक्शन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप का प्राइमरी एम होता है, मतलब फंडामेंटल एम होता है। तो जो वो फंडामेंटल एम को फुलफिल करने वाले फंक्शन होते हैं उन्हें हम प्राइमरी फंक्शन में डाल देते हैं। यानी कि नेचर एंड इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइड होता है। तो जिन जिन फंक्शंस का एक्सक्लूसिव रोल आरबीआई प्ले कर रहा है और वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको हमने प्राइमरी फंक्शन में डाल दिया, रेस्ट ऑफ द फंक्शन को सेकेंडरी में डाल दिया। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो हमने एडिशनल फंक्शन में डाल दिया। तो इस तरीके से आपके पास 3 कैटेगराइजेशन हो जाता है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और एडिशनल फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहें तो एक साथ में 5-6 पॉइंट बता रहा हूं, उन्हें नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसको आप कहते हैं ना इशूइंग करेंसी नोट्स। पहला फंक्शन इसका यही होता है। उसके बाद दूसरा क्या है? पहला मॉनेटरी अथॉरिटी, सेकंड इशूइंग करेंसी नोट्स, तीसरा आता है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तीसरा फंक्शन ये होता है। चौथा आप कर सकते हैं डेवलपमेंटल रोल, जितनी भी बैंक की एक्सपेंशन होती है, ब्रांचेज जो एक्सपेंशन होती है वो काम करता है। चौथा है बैंकर्स ऑफ बैंक, तो बैंकों का बैंकर होता है, ये चौथा फंक्शन में आप ले लीजिए। पांचवें फंक्शन में आप ले सकते हैं मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरीके से ये 5 चीजें अगर आप अपने पास रख लेते हैं उंगली पे गिन करके, पहला फंक्शन क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी। सेकंड फंक्शन क्या है? इशूइंग करेंसी नोट्स।
थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन आपने लिखा था रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फोर्थ फंक्शन आपने क्या किया? फोर्थ फंक्शन आपने उठाया और डेवलपमेंटल रोल रखा। फिफ्थ फंक्शन आपने रखा बैंकर्स ऑफ बैंक, और सिक्स फंक्शन आप रख लीजिए मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरीके से आपको ये 6 फंक्शन अगर आप याद कर लो तो काम हो जाएगा। तो एक एक के फंक्शन सब डील कर लेते हैं। पहला जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी जो अथॉरिटी है, तो मॉनेटरी अथॉरिटी होने के नाते जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न होगी उसका ये टॉप मोस्ट एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है, यानी देश की जो मौद्रिक नीति है ये उसका नियंता है, ये उसका रेगुलेटर है, ये इसका कंट्रोलर है, ये इसका पॉलिसी लेजिस्लेशन तक का काम करता है। अब इसी में एम क्या है मॉनेटरी फंक्शन का? तो वो यही एम है कि कैसे मॉनेटरी जो स्टेटस है या मॉनेटरी जो सिस्टम है उसे स्टेबलाइज्ड रखा जाए और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जाए। तो ये इसका पहला काम होता है। दूसरा फंक्शन जैसा मैंने बताया इशूइंग करेंसी नोट्स। तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वो देश में एकमात्र संस्था होती है जिसको नोट जारी करने का अधिकार होता है। नोट और सिक्के दोनों होते हैं, लेकिन सिक्के चूंकि भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर में आते हैं, टकसालें जो होती हैं वो भारत सरकार के अंडर में आती हैं, तो वहां पर आरबीआई का सीधा दखल नहीं है। लेकिन नोट इशू करने में आरबीआई का सीधा रोल है। और उसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 1 रुपए के नोट को छोड़ करके जितने भी सीरीज के नोट्स इशू होते हैं उन सब पे जो आरबीआई का गवर्नर है वो सिग्नेचर करता है, और 1 रुपए के नोट पर जो है वो वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। तो ये बात आपको इशूइंग करेंसी नोट्स के तौर पर याद रख लेनी है। अब ये एक टेक्निकल टर्म आपको बता दूं कि जो आरबीआई करेंसी नोट्स जारी करता है उसे हम एलटीएम कहते हैं, लीगल टेंडर मनी, और वो वैध मुद्रा होती है, उसी को वैधानिक मुद्रा कहते हैं। तो आपको याद होगा कि जब 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये टर्म इस्तेमाल किया था कि आज रात 12 बजे से जो 500 के और 1000 के नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी उन्हें अवैध घोषित किया जाता है, वो वैध मुद्रा नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद तीसरा जो फंक्शन आपने लिखा, नंबरिंग में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए तो आप अपने हिसाब से नंबरिंग एडजस्ट कर लेना। मेरी नंबरिंग तीसरे पॉइंट पे है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, जिसमें कि आपके रीजनल बैंक्स हैं, जिसमें आपके डेवलपमेंटल बैंक हैं, इन सब का ये रेगुलेटर होता है, इन सब को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इनका फंक्शन कैसे होगा इसके लिए ये नाम्स डिसाइड करता है, ये किस तरीके से काम करेंगे इसको डिसाइड करने का काम करता है। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि डेवलपमेंटल रोल आ जाइए, तो डेवलपमेंटल रोल में ये कोशिश करता है कि हर लोगों तक फाइनेंशियल फैसिलिटीज पहुंच सके, और इसमें जो टर्म आता है वो ये आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अश्योर करता है, यानी कि एक तरफ बड़े उद्योगों को भी पैसा पहुंच सके, दूसरी तरफ छोटे उद्योगों को भी जो है वित्त की सुविधा प्राप्त हो सके। तो ये दोनों चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, रूरल एरियाज की इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट को अश्योर करने का काम करता है। तो ये इसका डेवलपमेंटल रोल होता है। इसमें मैंने आगे बताया था कि बैंकर्स ऑफ बैंक्स, सारे बैंकों का क्या होता है, ये बैंकर होता है। बैंक अपनी जो डिपॉजिट्स है वो आरबीआई के पास रखते हैं, तो आरबीआई क्या है, बैंकर्स ऑफ बैंक्स है। इसी में अगर आप एक टर्म और याद कर लेना चाहें तो बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर ऑफ बैंक्स है, और यहीं पर बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी है। खैर, उसके बाद एक फंक्शन और मैंने आपको यहीं पर बताया था, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ये करता है कि थ्रू एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जो बाहर से हमें पेमेंट हो रहा है वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, करता है, और जो बाहर हमें हमें अपना पेमेंट करना है वहां वो हमारे एक्जिम बैंक के थ्रू उनकी डोमेस्टिक जो करेंसी है उसमें उस जो है पेमेंट को इंश्योर करता है। तो इस तरीके से ये काम आरबीआई का होता है। अब इसी में एक एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, उसे हम कहते हैं फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये पास हुआ था 1999 में। तो ये जो फेमा एक्ट है इसी के तहत हमारी एक्सचेंज पॉलिसी, जो मॉनेटरी एक्सचेंज पॉलिसी है वो वर्क करती है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी फंक्शन है, इन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आगे चल करके चीजों को पढ़ने के लिए। अब जैसा मैंने बताया कि सेकेंडरी फंक्शन में जब आप आ जाते हो तो जो मैंने अभी आपको 2 बातें कही कि बैंकर्स ऑफ बैंक्स और
बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, इन्हें बेसिकली सेकेंडरी फंक्शन में ही डाला जाता है, तो आप इसे वहां से हटा करके सेकेंडरी फंक्शन में रख लीजिएगा। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन की अगर आप बात करें तो ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आप याद कर लीजिए। इसके अलावा रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपकी सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट होती हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आ गया? बैंकर्स ऑफ बैंक्स, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो दोनों आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। थर्ड पे आ गया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो बाहर से विदेशी मुद्रा जो मिल रही है विदेश व्यापार के दौरान, उसका जो है संरक्षक होता है। इसके अलावा जितने भी पेमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनका सेटलमेंट करने का काम करता है। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स होते हैं पेमेंट से रिलेटेड, उसकी भी सुरक्षा करने का काम, उसमें भी उसको भी शॉर्ट आउट करने का काम करता है। आपने सुना होगा बैंक ओम्बड्समैन का नाम, जहां पर आप शिकायत दर्ज करते हैं जब भी कोई बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होती है, तो वो थ्रू उसके कंज्यूमर्स राइट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा रहा होता है, ताकि फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जा सके। और उसके बाद लास्ट काम होता है डाटा कलेक्शन। उसके थ्रू क्या करता है? उसके थ्रू ये करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटस है कंट्री में, किस तरीके से हमारी जो इन्फ्लेशन की स्टेटस है वो है, कितनी मुद्रा की मात्रा लिक्विड फॉर्म में है, कितनी अदर फॉर्म ऑफ मनी में है, ये सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल डाटा के थ्रू बताता है। साथ ही साथ हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, इसे भी एनालाइज और प्रेडिक्शन करता है। तो डाटा कलेक्शन और डाटा को रिलीज करने का काम सेकेंडरी फंक्शन में आता है। इसके बाद अगर आप एडिशनल फंक्शन में डालना चाहें तो एडिशनल फंक्शन में आ जाता है कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करता है, साथ ही साथ जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं उसे आप डाल सकते हैं एडिशनल फंक्शन में। तो इस तरीके से आपका फंक्शंस ऑफ आरबीआई कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर आपको देखना है, जैसा मैंने बताया कि इस लेक्चर में ही हम चाहते हैं कि ये दोनों चीजें कवर हो जाए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को हम अब आगे चल करके इसी में डील कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन की जब बात करते हैं तो यहां भी हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को डायरेक्ट आ जाए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन के बारे में। तो देखिए, कमर्शियल बैंक्स वे बैंक्स होते हैं जो जनता से सीधे तौर पर लेन देन करते हैं, जनता की जमाओं को यानी डिपॉजिट्स को स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जनता को पैसे देते हैं, यानी कि दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ money from the consumer and they provide या they lend money to the customers on the demand of that thing। तो यहाँ पर जनता अगर डिमांड करती है तो उन्हें क्या करती हैं, ये संस्थाएं लोन देती हैं, और अगर जनता के पास सेविंग्स है तो वो डिपॉजिट के तौर पर रिसीव करती हैं। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन ये हो जाती है। अब प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सब वही बात फिर यहाँ डेफिनेशन में आएगी कि नेचर और इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइड है। तो प्राइमरी फंक्शन में जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो अलग अलग तरीके के फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स है उन्हें स्वीकार करना। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अलग अलग कैसे हैं, तो 4 हैं। पहला आप जिसको पॉपुलरली जानते हैं सेविंग डिपॉजिट्स, दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट्स और चौथा होता है करेंट डिपॉजिट्स। तो जो सेविंग और करेंट डिपॉजिट्स हैं दे आर डिफरेंट इन नेचर, एंड जो फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं दे आर डिफरेंट इन नेचर। तो जो सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं उसमें 2 तरीके का हो गया, एक तो करेंट डिपॉजिट्स हो गया, दूसरा सेविंग डिपॉजिट्स हो गया, इसे हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। और जो फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, इसे हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट। तो सीधा सीधा मतलब है टर्म डिपॉजिट जिसमें कहा जा रहा है उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है, समय का, अवधि का बहुत बड़ा रोल है, और जहां पर आपसे डिमांड डिपॉजिट कहा जा रहा है वहां टाइम का उतना बड़ा रोल नहीं है। तो अब आपको एक एक लाइन में 4 चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सेविंग डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जो कस्टमर या खाता धारक द्वारा बैंक में जमा की गई राशि होती है और जिसे सर्टेन लिमिट्स के साथ जो खाता धारक होता है वो आवश्यकता पड़ने पर कभी भी निकाल सकता है। वो लिमिट्स क्या है? वो लिमिट्स ट्रांजैक्शन की होती हैं, वीकली भी हो सकती है, डे बाय डे हो सकती है और मंथली भी हो सकती है, और सारा अमाउंट डिपॉजिट्स नहीं किया जा सकता। ये सेविंग डिपॉजिट की डेफिनेशन में आप याद कर लीजिए। इसके बाद आती है करेंट डिपॉजिट्स। करेंट डिपॉजिट्स वे डिपॉजिट्स होती हैं जिसमें अनलिमिटेड होती है ट्रांजैक्शन की, वहां पर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट्स नहीं होती है, वहां पे आप सारा ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां पर दिन में कई बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
तो अब आप सवाल उठता है कि दोनों को किस तरीके के लोग ओन करते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट जनरली हर इंडिविजुअल ओन करता है, और जो करेंट डिपॉजिट होता है जनरली वो बिजनेस और जो फैक्ट्रीज हैं उनके ओनर्स जो है उसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि दिन भर में उन्हें कई बार ट्रांजेक्शन करना होता है। इसी में आइए करेंट डिपॉजिट की बात कर ले, रिकरिंग डिपॉजिट्स की और फिक्स डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट नेचर में यही है कि दोनों ही टाइम डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट्स में आप एक फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं, हर महीने एक अमाउंट जमा करते हैं और वो जितने टर्म के लिए आपने लिया है उतने टर्म के पूरा होने के बाद जब मेच्योर हो जाता है तो विद इंटरेस्ट रेट आपको गवर्नमेंट पे कर देता है। इसे हम कहते हैं आरडी। आरडी आपने पॉपुलरली सुना होगा। फिक्स डिपॉजिट वो होता है जो वन टाइम डिपॉजिट होता है, मेच्योरिटी पीरियड उसका 1 ईयर 2 ईयर जो भी आप लेते हो उतना होता है, और जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो विद इंटरेस्ट रेट आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको रिटर्न कर देती है। जो एफडी होती है आपने देखा होगा कि इस पे बैंक्स जो है वो आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 तरीके के मेजर डिपॉजिट्स हो गए। इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि मनी सप्लाई को समझने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये डिपॉजिट्स वहां इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जैसा पहला फंक्शन हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या है, 4 तरीके के डिपॉजिट्स हो गए। इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस। अब एडवांस तो बहुत रिलायबल कस्टमर्स को बैंक्स देते हैं, लेकिन लोन जनरली वो प्रोवाइड करते हैं। अब लोन भी जो है वो कई तरीके के होते हैं। एक टर्म लोन होता है, इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे आप होम लोन लेते हो तो आप 20 ईयर के लिए लिए, या कार लोन लिए आपने 5 ईयर के लिए लिया, तो ये होता है आपका पहला नेचर जो टर्म लोन होता है। इसमें क्या करते हैं, आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं और स्पेसिफिक पर्पज आपका होता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए लिया हो, चाहे घर बनाने के लिए लिया हो, गाड़ी खरीदने के लिए लिया हो, ये सब टर्म लोन कहलाते हैं। इसके बाद ओवरड्राफ्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो अपने जिसको कह सकते हैं कि अकाउंट से ज्यादा जो है वो पैसे विड्रॉ करने की जो है सिचुएशन में आता है, लेकिन इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। बैंक ये जो है अपने कस्टमर्स को, कुछ कस्टमर्स को ये सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद होती है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो जो वर्किंग लोग होते हैं, बिजनेस ग्रुप के लोग होते हैं, उन्हें कैश क्रेडिट की सुविधा देता है। कुछ क्रेडिट कार्ड जारी कर देता है और वो उसको कैश जो है उसका कैश कर सकते हैं, उसको कैश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये भी बैंक करता है, जिसमें क्या होता है कि इमीडिएट फंड को अगर आपको जरूरत होती है तो आप वो बिल लेके जाते हो और वो बैंक जो है वो आपको कैश फॉर्म में मनी दे देता है। तो इस तरीके से प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस में ये 4 चीजें आप याद कर लो, क्या क्या, टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन का मामला। तो सेकेंडरी फंक्शन में आता है पहला जो टाइप है, यानी सेकेंडरी फंक्शन का पहला पॉइंट है वो है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स करता है। जाहिर बात है कि अलग अलग चेक से जो पेमेंट आप करते हो उसका कलेक्शन करता है और फिर वो चेक क्लियरेंस होती है। इसके बाद सेकेंड इसी में आ जाता है एजेंसी फंक्शन में कि वो जो आपके मनी ट्रांसफर है या फंड ट्रांसफर की सुविधा वो आपको देता है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक अब आप देखते होंगे कि वो म्यूचुअल फंड और अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कराते हैं, तो जो पोर्टफोलियो होता है उसे मैनेज करने का काम बैंक्स करता है। इस तरीके से है। उसके अलावा जनरल यूटिलिटी वो है अश्योर करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी आपको देता है। इसके अलावा आपको देता है कि फॉरेन एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड करता है। एक आदमी को अगर मान लीजिए उसके पास फॉरेन करेंसी है तो बैंक जाता है और वहां से डोमेस्टिक करेंसी रिसीव कर लेता है। इसके अलावा बैंक जो है वो तमाम तरीके के और भी फैसिलिटी जैसे एटीएम कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, ये सारी सुविधाएं जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में तीसरा अगर फंक्शन आ जाओ तो ई बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी बैंकिंग सुविधाएं जो है वो आपको मिली हुई हैं। इसके अलावा क्या काम करता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन करता है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के फंड्स प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाहे आप स्टार्टअप के लिए ले रहे हो, चाहे और तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। इसके अलावा आपके पैसे को मैनेज करता है, उसे हम वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं, और उससे वो खुद प्रॉफिट मेकिंग करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अपनी बढ़ा सके और मैक्सिमाइज कर सके अपनी क्रेडिट को, अपनी क्रेडिट क्रिएशन को। तो ये सारे काम करता है। इसके अलावा आज बहुत बड़ा पॉपुलर एक काम है, आप जानते होंगे, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना, जिसमें जो यूपीआई होता है या ई वॉलेट पेमेंट होता है, वॉलेट आप सुने होंगे, ई वॉलेट और यूपीआई पेमेंट, ये सारी चीजें जो है वो बैंक्स
प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन वो फंक्शन हैं जो आप डे बाय डे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे लेक्चर से आपको आरबीआई के फंक्शन और कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो आई एम श्योर कि आपको वो चीजें जो है वो वैल्यूएबल और कंसाइल वे में मिल चुकी होंगी। अब सवाल उठता है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, हाउ इट प्रोवाइड या हाउ इट फॉर्म पॉलिसीज टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो वो पॉलिसी जब प्रोवाइड करने की बात, फॉर्म पॉलिसीज की बात करेगा, तो वो चीजें आपको वहां ऐड कर देनी है जो आरबीआई की स्कीम्स है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, फाइनेंशियल जो है एस्पेक्ट की, और आरबीआई के फंक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी चीजें डाल देनी है। और आरबीआई के फंक्शन लिखने से पहले आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट, उसके थोड़े से हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को आपको बताते हुए बात को आगे बढ़ानी है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितनी चीजें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की गई वो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे अगला वीडियो फिर किसी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसको अब यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।